नमस्कार। कनाडा, पता नहीं क्या हुआ इस कनाडा को कि ये इंडिया के खिलाफ दोबारा बोलने लगा। लेकिन इससे नुकसान किसे है? इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो जाते हैं अमेरिका या कनाडा पढ़ने के लिए, इम्पैक्ट वही होगा। इंडिया की इकोनॉमी पे क्या फर्क? कनाडा के कोई एक्सपोर्ट्स हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं भी मान लूंगा। कनाडा की इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ेगा, कनाडा खुद को इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन कनाडा ये सोच रहा है। खैर, पीछे एक डीप स्टेट भी काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये डीप स्टेट चाहता क्या है और कनाडा की हिम्मत कैसे हुई इतना बोलने की? इसी बात करने के लिए हमारे साथ हरिमोहन जी अपना आईएएस इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं और साथ में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। हरिमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये कनाडा इतना कैसे कर गया? क्या एक्सपेल करने लगा? थैंक यू रोहित जी। मामले को अगर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो हमें एक चीज नजर आती है कि अल्टीमेटली कनाडा को अगर आप उठाकर देखेंगे तो कनाडा पूरी इस टाइम पर एक पपेट की तरह काम कर रहा है। तीन बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। भाई सबसे पहले तो इंडिया की ताकत, इंडिया की ग्रोथ वेस्ट से देखी नहीं जा रही। वेस्ट ये मान चुका है और वहां के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनमें डिस्कशन शुरू हो चुका है कि आज नहीं तो कल इंडिया जो है वो 2050 तक एक सुपर पावर होगा और वो सुपर पावर पॉसिबली अमेरिका के बराबर खड़ा हुआ होगा। और एक डिस्कशन में लगातार मैं मतलब डिस्कशन सुन रहा था और वो बहुत अच्छी एक नपी तुली बात करते हुए बात कह रहा था कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को अगर देखें तो वो चाइना से 15 साल पीछे है। हमें नेगेटिव लगता है, लेकिन इंडिया चाइना से 15 साल पीछे रहने की वजह से एक प्लस पॉइंट भी कर रहा है और वो ये कि चाइना ने अपनी ग्रोथ के टाइम पर जो जो गलतियां की, इंडिया उनमें से कोई गलती नहीं कर रहा। यानी आप चाइना को हैंडल करने के अंदर कामयाब तो हो पाएंगे, लेकिन इंडिया अगर वो गलतियां नहीं कर रहा तो इंडिया के अंदर वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। यानी इंडिया को हैंडल कर पाना और ज्यादा मुश्किल होगा। इसे ऐसे देख सकते हैं कि जो गलतियां यूएसएसआर ने की कि अपने आप को इकोनॉमिक पावर नहीं बनाया, वो गलती चाइना ने नहीं की। वो चाइना ने क्या किया, अपने आप को सबसे पहले इकोनॉमिक सुपर पावर बनाया। अब उसी तरीके की बहुत सारी गलतियां चाइना भी कर चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में अमेरिका जो है वो एक बात मान चुका है कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो अमेरिका के लिए बड़ा थ्रेट बनेगा। और ये उसी टाइम से समझ में आने लग गया था अमेरिका को, जिस दिन से 1971 वॉर में बांग्लादेश बनाया था। और यही रीजन है कि अमेरिका ने इंडिया में कभी खालिस्तान, कभी कश्मीर, कभी कम्युनल वायलेंस, कभी नेक्सलिज्म, कभी सेपरेटिज्म, कभी एलटीटीई प्रॉब्लम, कभी नॉर्थ साउथ डिवाइड, बहुत सारे ऐसे सेक्शंस क्रिएट करे जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुके थे या प्रॉब्लम बन सकते थे। अब इसका नेक्स्ट लेवल क्या था? जब जब इंडिया में मजबूत सरकार रही, जस्ट लाइक इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, तब तब अमेरिका ने उस सारे इन फॉल्ट लाइंस को आगे बढ़ाए रखा। लेकिन जैसे ही इंडिया में कमजोर सरकारें आई, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी या मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी या उनसे पहले मिली जुली सरकारें थी, तो ये सारी फॉल्ट लाइंस जो थी ये बहुत ज्यादा उभार कर लाने की जगह उन्हें दबाए रखा गया, डिस्टर्ब किए रखा गया, लेकिन दबाए रखा गया। उनके नाम पर इंडिया की आर्म्स ट्विस्टिंग करते रहे। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने सिंपली, जैसे ही 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी ने आते ही सबसे पहले उन सारी प्रॉब्लम्स या फॉल्ट लाइंस को पॉइंट आउट किया जो कि अमेरिका के हाथ के अंदर थी और इंडिया को वो प्रॉब्लम का मतलब इंडिया को टेंशन क्रिएट करता था या इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। उसमें खालिस्तान, कश्मीर से लेकर आप लाइन लगाकर देखिए, सबसे पहले कश्मीर 370 हटा के मामले को सुलटा दिया, 70% वोटिंग हो गई। अब पीओके की बात, खालिस्तान खालिस्तान की रूट्स पाकिस्तान में से खत्म कर दी और जितने भी है वो उठा के 1000 से ऊपर बंदे जो है वो जेल में डाल दिए। उसके बाद पाकिस्तान अननोन गनमैन ने कहर ढा रखा। उसके बाद कनाडा। अब कनाडा के ऊपर आते हैं, लेकिन ये समझिए बहुत सारी चीजों को, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट जो हमारे जो स्टेट्स हैं उनके अंदर सेपरेटिज्म हो गया, नेक्सलिज्म हो गया, लगभग लगभग सबको खत्म करना शुरू कर रखा है और जड़ से खत्म कर रही है। नॉर्थ साउथ डिवाइड को भी खत्म करने के लिए एक नया ही शगुफा चल रखा है, उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं एक अलग लेवल पर सिचुएशंस चल रही है। अब ये इसका नेक्स्ट लेवल समझिए। खालिस्तान आखिरी स्तूप का इक्का बचा हुआ है वेस्ट के पास, आखिरी। कश्मीर के मामले में कुछ बोल ही नहीं पा। कम्युनल राइट्स हैं वो चलते रहेंगे, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बोल नहीं पाएंगे क्योंकि हमसे ज्यादा कम्युनल राइट्स आज के दिन यूरोप और अमेरिका, इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स यूरोप और अमेरिका।
बाकी चीजों के अंदर अमेरिका बहुत ज्यादा नहीं बोल पा रहा। एक ही तुर्क का इक्का ऐसा बचा है जिसके लोग कनाडा और अमेरिका में खड़े हो खालिस्तान के झंडे लेकर खड़े होते हैं और शोर मचाते हैं कि हमें चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि देखो हर फैक्टर में एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वाला फैक्टर भी हो। लोग जिस तरीके से इस मामले को डिस्कस कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है लोग सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर कनाडा और इंडिया की लड़ाई को निज्जर तक सीमित करके देख रहे हैं। मुझे ये चीज समझ में नहीं, मुझे ये चीज नहीं है कि कनाडा और इंडिया तक मामला नहीं निपटा हुआ या कहीं कनाडा और इंडिया तक ही मामला रुका हुआ नहीं है। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, मामला से कहीं ज्यादा आगे का है। मामला खालिस्तान को लेकर है कि एक तरफ कनाडा कहता है कि वी बिलीव इन वन इंडिया। जब वो ये कहता है तो इंडिया का एक कॉन्फिडेंस जीतने की कोशिश करता है, लेकिन डोमेस्टिक इलेक्शंस आ रही हैं और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर 8% इंडियन वोट्स हैं, जिसमें से मेजॉरिटी वोट्स सिखों की है जो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और उस 8% वोट के दम पर परमीत सिंह जो है वो 18% सीटें कब्जा करके ले जाता है। अंदाजा लगाकर देखिए 18 से 22% सीटें अगर परमीत सिंह के पास है, 32% सीटें जो हैं वो ट्रूडो के पास है और 18 और 32 मिल मिला के 50-51% के करीब बैठ जाता है और उसकी सरकार चल रही थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ट्रूडो को एक लालच मार गया। लालच ये मार गया कि यार ये 8% वोट जो सिखों का है, जो खालिस्तान के मामले में है, अगर इस वोट का एक बड़ा चंक मेरे पास आ जाए तो क्या बुरा है। तभी आप देखोगे जो भी सिखों का मामला होता है ट्रूडो उसके अंदर उछल के आता है, जोश में कहता है कि हमें मतलब किसान आंदोलन होता है तो भी कहता है मैं किसानों के साथ हूं। उसके बाद खालिस्तान मूवमेंट में खुलकर इंडिया के अगेंस्ट खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है दो चीजें, एक कि भाई अमेरिका और कनाडा के अंदर इन खालिस्तानियों ने क्या सिर्फ खालिस्तान मूवमेंट चलाया, तो आंसर है नहीं। भाई सीधी सी बात है, इतना पैसा कहां से आएंगे पूरा मूवमेंट चलाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, ये सारे के सारे यहां इंडिया से जो ड्रग कार्टेल वाले लोग होते थे या ड्रग स्मगलर्स होते थे, उसके लिए लड़ने वाले लोग होते थे, असलियत में एग्जाइल के नाम पर वो सारे कनाडा पहुंचने लग गए। और अभी तक जो ट्रेड या अभी तक जो प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर होती थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स जो थी वो अमेरिका और कनाडा में होने लग गई, क्योंकि वहां ड्रग्स का धंधा सबसे ज्यादा और कनाडा में खालिस्तानी ड्रग का धंधा जबरदस्त लेवल पर करते हैं। भैया इसका नेक्स्ट लेवल, इसका नेक्स्ट लेवल आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अमेरिका यहां क्या कर रहा है, अमेरिका चुप बैठा हुआ है, तो नहीं। असलियत में ट्रूडो जितना शोर मचा रहा है खालिस्तानियों के पक्ष में खड़ा होता हुआ दिखाई देने के लिए, उससे ज्यादा ताकत लगा रहा है अमेरिका, कैसे भी करके इंडिया को बदनाम करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए ट्रंप बार बार मोदी और इंडिया का नाम ले रहा है, बार बार इंडिया और मोदी का नाम ले रहा, इंडिया और मोदी को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडियन वोटर जो होता है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स के पक्ष में रहता है। लेकिन इस बार ऐसा नजर आ रहा है कि इंडियन वोटर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ट्रूडो के और ट्रंप के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप जो है इंडिया की ज्यादा बातें कर चुका है। अब इसमें जरूरी कितना है कि 100% जाएगा तो नहीं, एक चंक या एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज में जाएगा। ऐसे अमेरिका अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए बाइडेन क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी और भारत सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और उन लोगों को स्पेसिफिकली टारगेट करने की कोशिश कर रहा है जो राइट्स के बेस पर, ह्यूमन राइट्स के बेस पर वोट डालते हैं। एक चीज है, लेकिन इसमें एक तीसरा पार्ट इंडिया वाला भी है। इस टाइम पर एससीओ की मीटिंग चल रही है और डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में गए हैं, वहां वो अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से मिलेंगे। अब हमें यही समझना है कि जब वो अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया अगर एससीओ मीटिंग में बैठा हुआ है तो ये चीज साफ तौर पर नजर आ रही है कि भाई आज नहीं तो कल, मतलब इंडिया का एक पॉलिसी नजर आ रही है कि हम तो चाइना से भी बात करें। बस यहीं से अमेरिका चिड़ा हुआ है, क्योंकि अभी डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग में है, लेकिन हम ब्रिक्स की मीटिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। एक तरफ इंडिया क्वाड के अंदर अमेरिका की ऐसी तैसी करके बैठा हुआ है, क्वाड के अंदर अमेरिका जो है वो चिड़ा हुआ है कि आप क्वाड प्रॉपर ज्वाइन नहीं कर रहे और क्वाड को ग्रो नहीं हो रहे। दूसरी तरफ इंडिया अमेरिका के दुश्मनों द्वारा चलाया जाने वाला एससीओ और ब्रिक्स के अंदर शामिल होगा। अब आप खुद बताइए भैया, ऐसी सिचुएशन में क्या अमेरिका कुछ उंगली करेगा या कुछ पंगा क्रिएट करेगा? तो असलियत में ट्रूडो मामला यही है। इसमें बड़े सारे
अमेरिकन डीप स्टेट जो है वो क्यों चाहता है कि इंडिया को ऐसे परेशान किया जाए, जबकि वही हमें प्रेडेटर ड्रोन दे रहे हैं, वही हमें इंजन्स दे रहे हैं, वही हमें रडार्स दे रहे हैं, सब कुछ तो वही दे रहे हैं, फिर वो हमें परेशान क्यों करना चाहता है? देखिए, प्रीडेटर ड्रोन देने से लेकर बहुत सारी चीजों के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन कई बार जानबूझकर इसको इग्नोर कर दिया जाता है। एक एक साल तक एग्रीमेंट हो जाए, एग्रीमेंट होने के बाद भी एक साल हो जाता है, पेमेंट होने के बाद भी हम बातचीत का मतलब हाँ कह चुके होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनमें से कई बार एक भी चीज नहीं आती। तो हमारे को इस लिस्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज कब आई, कहाँ आई, कैसे आई, और ये सब चीजें हमें फोकस करनी पड़ेगी। एक बात। दूसरी बात भैया, दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अल्टीमेटली अमेरिका इंडिया को ड्रोन दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। क्यों दे रहा है? उसके दो रीजन। पहला, अमेरिका को वॉर इंडस्ट्री से 35% के आसपास रेवेन्यू और दूसरी चीजें मिलती हैं, यानी बड़ा जो रेवेन्यू है वो वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्री से अमेरिका को मिलता है। इंडिया एक बड़ा जो है वो बायर है। ऐसे में इंडिया के वेपन्स को वो पूरा करके दो खेल खेल रहा है। पहला, अमेरिका, अगर इंडिया अमेरिकन वेपन्स के ऊपर डिपेंड होता है तो अमेरिका को इंडिया एक परमानेंट ग्राहक के रूप में मिलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सऊदी अरेबिया मिला था। तेल से जो पैसा सऊदी अरेबिया को मिलता, वही पैसा खर्च करके अमेरिका से वेपन्स खरीद लेगा। तो अमेरिका पूरी कोशिश में है कि जब इंडिया इस लेवल की ग्रोथ दिखाए तो इंडिया उस ग्रोथ के अंदर कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर वेपन्स के नाम पर डिपेंडेंट रहे। तो वो प्रीडेटर ड्रोन वगैरह देने के पीछे का लॉजिक तो मुझे ये नजर आता है कि कैसे भी करके इंडिया की डिफेंस को अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट बना ले। लेकिन क्या इंडिया डिपेंडेंट हो रहा है? तो आंसर है नहीं। आत्मनिर्भर भारत से लेकर मेड इन इंडिया से लेकर सारी पॉलिसीज के चलते अमेरिका जो है वो पीछे, इंडिया जो है कॉन्फिडेंटली अपनी एक पॉलिसी लेकर चल रहा है। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। अमेरिका इंडिया को चाइना के अगेंस्ट कमजोर नहीं छोड़ सकता, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी अगर आप देखते हैं तो अमेरिका ने यूएसएसआर को बैलेंस करने के लिए चाइना को बनाए रखा, चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया को बनाए रखा, इंडिया को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान का जन्म दिया हुआ, और पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए अफगानिस्तान मौजूद है। ये अफगानिस्तान दो तरीके से पॉलिसी बैलेंस मेंटेन करता है, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ ईरान। अब ईरान जो है उसको बैलेंस करने के लिए इजराइल वहां मौजूद है, सऊदी अरेबिया वहां, तो अमेरिका की पॉलिसी है। वही चीज हम यहां पर देख रहे हैं कि इंडिया को मजबूत करे रखना अमेरिका की मजबूरी है। इंडिया में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना अमेरिका की मजबूरी है, वो खुश होकर नहीं कर रहा। आज उसे ये दिखाई दे कि इंडिया में थोड़े बहुत पैसे दे के इंडिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना ले तो वो बना लेगा, लेकिन अगर इंडिया कमजोर होता है तो चाइना को काउंटर कौन करेगा? इस चीज को ध्यान में रखते हुए अमेरिका जो है इंडिया को प्रेडेटर ड्रोन से लेकर बहुत सारे मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर बहुत सारी दूसरी चीजें कंसिस्टेंटली दे रहा होता है, लेकिन ये समझ लीजिए दुखी मन से दे रहा है, वो क्वालिटी नहीं दे रहा। और देखिए, मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर हम बहुत ज्यादा से वेपन्स अमेरिका से ले रहे हैं और एंड टाइम के ऊपर कुछ सेमीकंडक्टर वगैरह के ऊपर इस तरीके की चिप हो के उस टाइम पर जब हम एक सिग्नल भेजे तो वो वहां पर काम ही ना करे, अगर ऐसा कुछ हुआ तो इंडिया के लिए कितना टेंशन होगा, ये सोचने वाली बात है। तो खैर, मैं इस चीज को ध्यान मतलब बताना चाहूंगा कि अल्टीमेटली ये अमेरिका के इंटरेस्ट में है, कस्टमर की फॉर्म में, एक बैलेंस ऑफ पावर की फॉर्म में, एक अल्टरनेट पावर की फॉर्म में, कि अमेरिका इंडिया की मदद करे। लेकिन अमेरिका चाहेगा नहीं कि इंडिया इतना ताकतवर हो जाए और अमेरिका से इंडिपेंडेंट हो जाए कि उसे कोई फर्क ही ना पड़े अमेरिका का। जी भैया। राइट। अच्छा, कनाडा को पता है कि वो इकोनॉमी में इंडिया से कहीं टक्कर में नहीं है, वो डिफेंस में इंडिया से कहीं टक्कर में नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशंस में वो इंडिया से कहीं टक्कर में नहीं, तो वो इंडिया से हेड ऑन कोलाइड क्यों करना चाह रहा है? क्या पीछे से यूएस की शाय है इस वजह से, या वो भी अपना कहीं अस्तित्व ढूंढ रहा है? कनाडा का अगर आप अपना बिहेवियर देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, कनाडा इंडिया पे कहीं अपनी औकात से ज्यादा भौंक रहा है। याद कीजिए, सुबह सुबह मतलब मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह ही होती है मॉर्निंग वॉक, तो मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक में कोई भी चल रहा होता है और अपने कुत्ते को साथ घुमा रहा होता है, मालिक साथ में कुत्ते को साथ घुमा रहा होता है, तो कुत्ता जो है वो मालिक से कहीं ज्यादा जोर से भौंक रहा होता है। और मालिक अगर चुपचाप खड़ा हुआ कुत्ता भौंक रहा है, इसका मतलब वो कुत्ता इसलिए भौंक रहा है क्योंकि मालिक की परमिशन है, वरना मजाल है मालिक की परमिशन के बगैर कुत्ता भौंक जाए।
राइट। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि कनाडा की 90% इकोनॉमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, अमेरिका की एड के ऊपर जिंदा है। भले ही कुछ भी है, लेकिन फाइव आइज से लेकर सारी सिचुएशंस कनाडा जो है वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट की फॉर्म में निभा रहा है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना पहली बार से ही कि अल्टीमेटली कनाडा अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए तो काम कर ही रहा है। साथ में हमें ये समझना पड़ेगा कि कनाडा जो है पूरी ताकत के साथ अमेरिका का रोल प्ले कर रहा है। यही रीजन है कनाडा में आपको लगभग कई साल से कंजर्वेटिव गवर्नमेंट नजर नहीं आएगी जो अमेरिका को काउंटर देने की कोशिश करती है। अमेरिका में आपका कनाडा के अंदर आपको लिबरल्स की गवर्नमेंट नजर आएगी जो हमेशा अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है और उनका अमेरिकन लिबरल्स के साथ बहुत अच्छा साठगांठ है। तो अभी जो कनाडा बिहेव कर रहा है वो अमेरिका के इशारे पर कर रहा है, उसमें उसके डोमेस्टिक इंटरेस्ट भी है लेकिन इशारे ज्यादा है। जी राइट। इसका मतलब खालिस्तानी अभी कुछ दिन तक रूल करेंगे कनाडा और अमेरिका में भी राज करेंगे इन द सेंस कि वहां पे गवर्नमेंट पे राज करें ना करें, लेकिन वो खुदकते रहेंगे उनको। देखिए, कनाडा के अंदर आप कनाडा या अमेरिका में आप खालिस्तान को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो हो सकता है आप उन लीडर्स को ही सोचते। आज के दिन उन्होंने गुरुद्वारों से लेकर ग्राउंड लेवल पे हर जगह पर अपना एक पैठ बना लिया और एक हायरार्की वहां पर खड़ी हो चुकी है। पन्नू टिप ऑफ द आइसबर्ग, पन्नू जाएगा कोई और आएगा, कोई और जाएगा कोई और आएगा। अब ये रही बात कि हमारे को कैंपेन वगैरह करते रहने चाहिए नॉन गनमैन वगैरह, तो हाँ, हमारे को अननोन गनमैन के ऊपर काम करते रहना चाहिए। अगर कोई एक पकड़ा गया तो दूसरा भेजे, दूसरा पकड़ा गया तो तीसरा भेजे, करते रहना चाहिए। ये तभी खत्म होंगे। क्या अमेरिका इनको खत्म होने देगा? तो आंसर है नहीं। लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा, क्या अमेरिका इंडिया से अपने वेस्टेड मतलब इंडिया से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब करेगा? इसका आंसर है बिग नो, बिल्कुल नहीं करेगा। हमें इस चीज का फायदा उठा के ही ये काम करना पड़ेगा। अमेरिका ने आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करी और वो ये देखना चाहता है कि इंडिया का रिएक्शन कनाडा के मामले में क्या है। अगर इंडिया का रिएक्शन कनाडा के मामले में फ्लिप फ्लॉप है तो इसका मतलब इंडिया अमेरिका के सामने तो बोलेगा भी नहीं। अब इंडिया ने अमेरिका को इंडिया ने कनाडा को तो लगाया झापड़, और तरीके वाला झापड़, जन्नाटेदार इतना था कि कनाडा को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, और अभी भी उसे समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। वो घबराया हुआ। और ये जो चीज है वो कहीं ना कहीं पेड फॉर्म में या यूं कहीं ऑर्डर्ड फॉर्म में दी गई है कि देखो ये हमने ऑर्डर दे दिया, कर। इस चीज को समझिए, ठीक है। तो सारा खेल अमेरिका के लिए है, कनाडा वो जबरदस्ती कर रहा है और कुछ नहीं। जी भैया। राइट, थैंक्स अ लॉट हरिमोहन जी। और डीप स्टेट कैसे इंडिया के खिलाफ काम कर रहा है, इस पर हम और भी टॉपिक्स बनाएंगे, इस पर हम और भी वीडियोस बनाएंगे और आपको बताएंगे कि डीप स्टेट कहां तक अंदर घुसा हुआ है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट इसको एक एक करके फ्लॉप कर रही है, क्योंकि कई सारे तरफ से हमले हो रहे हैं, अमेरिका से भी, चाइना से भी, कनाडा से भी, और एक गवर्नमेंट जिसको संभालना है सब कुछ दिखा देगी। कनाडा को तो मुंह तोड़ जवाब दिया, जल्दी इन खालिस्तानी को भी मिलेगा। इसी के साथ एक और टॉपिक के साथ जरूर, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।